नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। भारत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है इब्राहिम लोदी को। ठीक है, भारत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है इब्राहिम लोदी को। अंतिम सुल्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली सल्तनत में बैठेगा, वो सभी के सभी सुल्तान होंगे। और हम जानते हैं कि अब इसके बाद चालू होने वाला है मुगल एम्परर यानी मुगल साम्राज्य, मुगल वंश स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और यही है अंतिम सुल्तान, यानी भारत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है किसको? इब्राहिम लोदी को। 1517 ईस्वी में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा इब्राहिम लोदी, और 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहेगा। यह गुस्सैल प्रवृत्ति का था, यह काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का था। ठीक है ना, जो भी कार्य, जो भी अच्छे कार्य, जो भी सामाजिक कार्य स्टार्ट करवाए थे सिकंदर लोदी ने, उन सभी को बंद करवा दिया इब्राहिम लोदी ने। इसी वजह से यहाँ की जनता, यहाँ के सूबेदार, इक्तेदार, यहाँ की जनता, ठीक है, यहाँ के इक्तेदार गवर्नर्स जो भी थे और जो भी विद्वान वर्ग हुआ करता था मंत्रिमंडल में, वो सभी के सभी इससे नाराज रहने लगे, वो सभी के सभी इससे नाराज रहने लगे। ठीक है ना, बात करेंगे जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत में बैठा, तो उसी वर्ष यानी 1517 ईस्वी में ही इसने एक युद्ध लड़ा। 1517 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? घटोली का युद्ध। और 1517 ईस्वी में ये घटोली का युद्ध हुआ किसके साथ? ये युद्ध हुआ मेवाड़ के शासक राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिसका रियल नेम था, वास्तविक नेम क्या था? संग्राम सिंह। ठीक है, यह युद्ध हुआ राणा सांगा वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच घटोली का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। ये राजपूत शासक था मेवाड़ का, राणा सांगा की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की क्या हुई? इब्राहिम लोदी की हार हुई। क्या हुआ? इब्राहिम लोदी की हार हुई। आगे अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इसने चार बाग मकबरा, इसने ऐसे मकबरे बनवाने शुरू किए, इस तरीके के मकबरे बनवाने स्टार्ट किए, चार बाग मकबरा। ठीक है ना, इसी ने मकबरों में दोहरे गुंबज का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? दोहरे गुंबज का उपयोग किया। और इसका पहला ही उदाहरण किसको देखने को मिलता है? इसका उदाहरण देखने को मिलता है जो सिकंदर लोदी का मकबरा था। सिकंदर लोदी के मकबरे में इसने दोहरे गुंबज का निर्माण करवाया। ठीक है ना, और ये चार बाग मकबरे का अगर उदाहरण देखोगे तो दिल्ली का जो लोदी गार्डन है, दिल्ली का लोदी गार्डन जो है वो इसी चार बाग मकबरे का उदाहरण है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो 1570 ईस्वी में जो इसने घटोली का युद्ध लड़ा था, इसी के 2 वर्ष बाद भारत में हुआ बाबर का प्रथम आक्रमण, यानी 1519 में। 1519 में जब ये, अच्छा मैंने बताया था कि जब सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कहां पर की थी? अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी आगरा। तो ये इब्राहिम लोदी जो है ये कहां पर रूल कर रहा है? ये रूल कर रहा है आगरा से। ठीक है ना, 1519 ईस्वी में बाबर ने किया भारत पर प्रथम आक्रमण। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण, और बाबर ने कहां पर किया यह आक्रमण? बाबर ने आक्रमण किया बाजौर नामक एक जगह पर किया। और बाजौर में कहां पर? बाजौर में एक किला था भीरागढ़। बाजौर में भीरागढ़ के किले पर बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया। ठीक है, बाजौर के भीरागढ़ के किले पर। उसके बाद 1520 और 1521 में, 1520 और 1521 ईस्वी में बाबर ने लगातार 3 आक्रमण और किए सिंध व कश्मीर में। 3 आक्रमण और किए बाबर ने, कहां पर? सिंध व कश्मीर में। ठीक है ना,
अगली क्लास में हम बात करेंगे जब बाबर के बारे में, तो हम समझेंगे कि जब अफगानिस्तान में जब बाबर रूल कर रहा था उसको आर्थिक मंदी आई उसके यहाँ पर, और इसीलिए उसने अटैक चालू कर दिए कहाँ पर, भारत पर, और यहाँ से धन लूट कर ले जाने लगा बाबर। 1520 से 1521 ईस्वी में इसने 3 बार आक्रमण किया। कहाँ पर? सिंध व कश्मीर पर। कहाँ पर? सिंध व कश्मीर पर। अब अगर हम बात करें जब ये आक्रमण बाबर कर रहा था भारत पर, तो भारत में सुल्तान कौन था? भारत में सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और ये कहां पर? इब्राहिम लोदी जो था वो आगरा से रूल कर रहा था, क्योंकि राजधानी क्या थी? आगरा थी, और आगरा में बैठा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगरा में बैठा था इब्राहिम लोदी। और दिल्ली का सूबेदार था, यानी दिल्ली का सूबेदार कौन था? दिल्ली का सूबेदार था इसी का चाचा आलम खान लोदी। और ठीक है, और पंजाब प्रांत का सूबेदार था कौन? पंजाब प्रांत का सूबेदार था दौलत खान लोदी। यानी बाबर जब सिंध और कश्मीर में आक्रमण कर रहा था, सिंध और कश्मीर पर अटैक कर रहा था, तो सबसे पहले पता ही किसको चलेगा इसके बारे में? इसके बारे में पता चलेगा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी को, क्योंकि पंजाब से ही लगा हुआ है कौन? सिंध। ठीक है ना। लेकिन ये दोनों ही आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी दोनों ही इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे, इब्राहिम लोदी से ये डिससेटिस्फाइड थे। ये भी चाहते थे कि इब्राहिम लोदी की जगह ये स्वयं सुल्तान बन जाए, इब्राहिम लोदी को कैसे भी दिल्ली से हटाया जाए। ठीक है, और इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा। कि कैसे भी, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबर बहुत होशियार होता है, बाबर बहुत चालाकी से युद्ध जीतता है। ठीक है ना। और बाबर के पास सेना उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबर युद्ध जीत रहा था। बाबर ने जो अटैक किए थे वो सभी सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि बाबर ने पहली बार भारत में इस्तेमाल किए, भारत में तोपों व गोले बारूद का इस्तेमाल किया था। बाबर ने पहली बार भारत में किस युद्ध में? किस बार में? जब इसने पहली बार ये बाजौर भेरागढ़ के किले पर अटैक किया था, तो इस किले पर अटैक किया तो बाबर ने इस्तेमाल किया था तोपों का और गोले और बारूद का। यानी अभी तक भारत में कभी भी कितने भी युद्ध हुए, कभी भी तोपों और गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी, और उसी आत्मकथा में बाबर ने स्वयं लिखा है कि जब मैंने बाजौर के भेरागढ़ किले पर अटैक किया था, उसी समय मैंने भारत में पहली बार तोपों और गोले बारूद का इस्तेमाल किया था। और ये दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी जानते थे कि इब्राहिम लोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वो बाबर ही हरा सकता है। इन्होंने बाबर को इनविटेशन भेजा, बाबर को आमंत्रण भेजा कि आपके यहाँ तो वैसे ही आर्थिक व्यवस्था चल रही थी, आप यहाँ से छोटी छोटी जगहों से क्या लूट कर ले जा रहे हैं, आप अटैक कीजिए डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत पर और हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। ठीक है ना। जब बाबर को ये बात पता चली कि ये आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी दोनों ही इसके विरुद्ध हैं, किसके? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हैं। इन दोनों ने तो इनविटेशन भेजा ही था। जब इस इनविटेशन की बात पता चली राणा सांगा को, यानी संग्राम सिंह को पता चली, तो राणा सांगा ने भी एक आश्वासन पत्र भेजा, जिसमें आश्वस्त किया कि आप बाबर से कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे, तो मैं भी आपके साथ, आप मेरी सेना जो होगी वो आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आश्वस्त हो गया बाबर, और बाबर ने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई किया जाए दिल्ली सल्तनत को लूटने का, यानी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का। और दिल्ली में अच्छा, ये जो राणा सांगा थे और ये दौलत खान लोदी थे, आलम खान लोदी थे, ये समझते थे कि बाबर तो तैमूर का वंशज है। किसका वंशज है? तैमूर का वंशज है। ये तो सिर्फ दिल्ली में आएगा और लूटपाट करके चला जाएगा। इनको ये नहीं पता था कि बाबर दिल्ली पर आने के बाद भारत का इतिहास ही बदल देगा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है ना। और बाबर ने तैयारी चालू कर दी और बाबर 1526 ईस्वी में आया भारत, और इसने अपनी सेना तैयार कर दी। कहां पर? पानीपत में। और हम जानते हैं इतिहास में यहीं पर इतिहास का सबसे फेमस युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कब हुआ? ये हुआ 21 अप्रैल 1526 एडी में, यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच हुआ? ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और हम सभी जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और यहीं पर इब्राहिम लोदी की
हत्या कर दी, ठीक है ना। बाबर की जो सेना थी, बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ भारत आया था, क्योंकि बाबर की सेना इतनी विशाल नहीं थी। बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ भारत आया था, जबकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो तकरीबन 1 लाख के आसपास थी। लेकिन फिर भी बाबर की सेना इस पर भारी क्यों पड़ी, उसके बहुत सारे रीजन है, जरा हम उसकी बात करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाबर ने इस्तेमाल किया था किसका, तोपों का और गोले बारूद का, तोपों का और गोले बारूद का, जबकि ये नदारत थे, इन्हें तो पता ही नहीं था कि तोप और गोले बारूद होते क्या हैं, ठीक है ना। ये युद्ध जो चालू होना था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की सुबह ये युद्ध चालू होना था, लेकिन बाबर ने अपनी रणनीति की तहत आधी रात में ही ये युद्ध चालू करवा दिया। आधी रात में ही अपने तोप और गोले बारूद दागना स्टार्ट कर दिया। और जो इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी हुआ करते थे वो प्रशिक्षित नहीं थे, उन्होंने पहली बार ये आवाजें सुनी थी। हाथियों ने क्या, उसकी सेना ने ही पहली बार आवाज सुनी थी तोपों और गोले बारूद की। और जब ये आवाज सुनी हाथियों ने, तो हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना स्टार्ट कर दिया, और इब्राहिम लोदी की आधी सेना तो खुद के हाथियों के कुचलने से ही मारी गई, ठीक है ना। बाकी इसका जो ये प्री प्लान था वो हम इसके बारे में हम बात करेंगे। इसने थोड़ा सा और अच्छा प्लान बनाया था। इसने तुलगमा यानी इस युद्ध में इसने तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में जब मुगल वंश में बाबर को पढ़ेंगे तब बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि तुलगमा युद्ध नीति होती क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर के पास दो कुशल, ये तोप और गोले बारूद का जो संचालन करते थे, इन तोपों का जो संचालन करते थे वो बाबर के पास एक था, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा खान। ये 2 तोपची, और ये बहुत ही होशियार तोपची थे, है ना। ये दोनों ही बड़े ही अच्छे संचालक थे तोपों के, और इन दोनों की वजह से ही इस युद्ध को जीत पाया कौन, बाबर, ठीक है। 1526 ईस्वी में युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई, और भारत का प्रथम सुल्तान जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया, यानी युद्ध भूमि में मारा गया, वो कौन है, इब्राहिम लोदी। ये पानीपत में मारा गया, इसकी मृत्यु पानीपत में हुई, इसलिए इसका जो मकबरा है, इसका जो टॉम्ब है वो कहां पर है, वो पानीपत में ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंड हुई, कहानी खत्म हुई किसकी, इब्राहिम लोदी की। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की अब गद्दी पर, यहाँ पर अब चालू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में, यानी भारत में अब स्टार्ट हो जाएगा मुगल वंश, मुगल एम्परर, और जिसकी स्थापना कौन करेगा, ये बाबर, यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है ना। और बाबर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।